Hi all, I am Shruti Tripathi and welcome you all in the Shriram Defense Academy classes। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका जैविकी यानी कि सेल बायोलॉजी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना है, दिमाग लगाना है अपना थोड़ा सा, और कोशिश करना है कि हम कंटेंट्स रटे नहीं, उनको समझ लें। तो आइए चालू करते हैं इस चैप्टर में, और पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भाई क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले हमें जानना है अपनी कोशिका का इतिहास। क्या जानना है? अपनी कोशिका का इतिहास जानना है। फिर हम थोड़ा सा कोशिका के बारे में क्या कर लेंगे, परिचय कर लेंगे, और फिर लास्ट में जानेंगे कि कोशिका अंगक और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए चालू करते हैं हम किससे? कोशिका के इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री से। तो अब अगर हम बात करें, जितने भी संसार में पाए जाने वाले जीव हैं, जितने भी जीव हैं और जो उनका शरीर है वो किससे बना है? कोशिका से बना है। चाहे वो एक कोशिका से बना हो, चाहे वो कई कोशिकाओं से बना हो। तो क्या कहा गया कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हमारी कोशिका होती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तुम एक एक शब्द को पकड़ते हैं। तो पहला क्या था? सबसे छोटी। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी संसार में पाए जाने वाला जो जीव है वो किससे बना है? वो कोशिका से बना है। चाहे वो एक कोशिका का जीव हो, चाहे वो कई कोशिका का जीव हो। तो वो क्या बना? तो सबसे छोटी क्या हो गई? सबसे छोटी कोशिका हो गई, क्योंकि कोशिकाएं ही जुड़ करके क्या बना रही हैं? पूरा का पूरा शरीर बना रही हैं। तो हमें ये पता चल गया। रचनात्मक क्यों कहा गया? कि पूरे शरीर की जो संरचना हो रही है, पूरा शरीर की जो रचना हो रही है, वो किससे हो रही है? कोशिका से हो रही है। अब इसी कोशिका को क्रियात्मक क्यों कहा गया? क्रियात्मक इसलिए कहा गया कि हर एक कोशिका अपनी क्या करती है? क्रिया करती है। क्या करती है? और ये एक साथ जब सारी कोशिकाएं एक एक करके और एक साथ क्रिया करती हैं, तो पूरे शरीर का क्या होता है? फंक्शन होता है, यानी कि क्रिया होता है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया? सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी? सजीवों के शरीर की। ये बात क्लियर हुई? आगे देखिए, अब कहा गया जो हमारा शब्द सेल था, भाई हम कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो जो शब्द सेल था वो लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से लिया गया था। किससे लिया गया था? लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से लिया गया था, और जिसका मतलब था एक छोटा कमरा। क्या मतलब था इसका? एक छोटा कमरा मतलब था। और एक छोटा कमरा जो यहाँ पे इसने शब्द का अर्थ निकाला है, इसको अभी जब हम आगे जाएंगे तो ये आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या जाननी है? अब ये जानना है कि साइटोलॉजी क्या होती है। भाई साइटोलॉजी होती क्या है? तो हम बोलेंगे कि वह विज्ञान जिसमें हम कोशिका की संरचना और क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की संरचना और क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, हम उस शाखा का नाम क्या दे देंगे? साइटोलॉजी। और ये याद रखना, ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो क्या कहा गया कि कोशिका की संरचना और क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए? क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये थी 2 कोशिकाओं के इमेज। ठीक, पहला कौन सा है? पहला यहाँ पे क्या लिखा है? पादप कोशिका। क्या लिखा है? पादप कोशिका। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? जंतु कोशिका। क्या लिखा है? जंतु कोशिका लिखा है। अब देखो, हमें पादप और जंतु कोशिका में कुछ नाम यहाँ पे कॉमन दिख रहे होंगे और कुछ नाम कॉमन नहीं दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो अंतर मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का जो अंतर है, वो अंतर है किसका? कोशिका भित्ति का, यानी कि सेल वॉल का। अब ये नया क्या आ गया? अब ये नया यह है कि अगर हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो हमको चारों तरफ एक ऐसी वॉल दिखाई देगी जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कोशिका भित्ति लिखा है। यानी
कि पादप कोशिका के चारों तरफ जो सबसे पहली वॉल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। परंतु जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ क्या क्या नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। एक बार आप इस इमेज को देखो, आपको कहीं भी कोशिका भित्ति नजर आ रही है? हमारा क्या जवाब होगा, नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जीव कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब बारी आती है फिर से इमेज की। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस बताया था जो पादप और कोशिका के पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर है। अब आके देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पादप कोशिका की। तो हमने कहा जो चारों तरफ की जो सबसे पहली वॉल होगी वो क्या होगी, हमारी कोशिका भित्ति है। क्या है, कोशिका भित्ति। अब जैसे ही आप कोशिका भित्ति को क्रॉस करके अंदर पहुंचोगे कोशिका के अंदर, तैसे ही हमको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो ये जो हमारा जीव द्रव्य झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, वो दोनों में पाया जाता है। किसमें, दोनों में, पादप कोशिका में भी पाया जाएगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा। अब जैसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करते हैं और प्लाज्मा झिल्ली क्रॉस करते ही कहाँ पहुंच गए, अंदर की तरफ पहुंचे, तो हमें यहाँ पे कुछ तरल पदार्थ मिले। यहाँ पे भी हमें कुछ तरल पदार्थ मिले जिसको हमने कहा साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। क्या बोला, जीव द्रव्य बोला। ठीक। अब हम जैसे जीव द्रव्य के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटी संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, बहुत सारी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तब हमको पता चला कि कोशिका के अंदर भी कुछ छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जिसको कोशिका का अंगक बोला जाता है यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि पहला हम जान गए कोशिका भित्ति, फिर हम जान गए प्लाज्मा झिल्ली, फिर हम जान गए जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, कुछ संरचनाएं हैं जिनको हम क्या बोले, कोशिका अंगक बोले। और हम सबका क्या जानेंगे, धीरे धीरे करके नाम जानेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ साइड में एक बड़ा सा एक और गोला टाइप का संरचना है जिसको हम बोलते हैं कोशिका का केंद्रक। क्या बोलते हैं, कोशिका का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ये क्या था, हमारा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जो कहाँ पाया गया, हमारे पादप कोशिकाओं में भी है और जंतु कोशिकाओं में भी है। ठीक। जिस प्रकार से हमारा साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, वैसे ही उसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्या था, ये सिंपल सा एक कोशिका की संरचना को अपने दिमाग में फिट करने के लिए मैंने बताया था कि एक इमेज बन जाए बेसिकली कोशिका कैसी होती है। तो यहाँ पे एक हमने जो इमेज बनानी थी माइंड में, वो यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई। और अब जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब आगे देखो। अब अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या उठता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो हमारा जवाब क्या होगा, कोशिका की खोज किसने की। तो हम बोलेंगे कोशिका की खोज सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 यानी कि 1665 में एक मृत कोशिका की खोज की थी और उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। तो आपका जवाब क्या होगा, सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज हुई थी वो कोशिका थी मृत कोशिका, और मृत कोशिका को किसने खोजा था, तो हमारा जवाब होगा रॉबर्ट हुक। क्या जवाब होगा, रॉबर्ट हुक। ये याद रहेगा। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, पर हमको क्या याद रखना है, जो जनरल के अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। और उन्होंने किसमें देखा था मृत कोशिका, तो कॉर्क में देखा था। किसमें देखा था, कॉर्क में देखा था। अब इन्होंने एक किताब लिखी थी, जो नाम आपको याद रखना है, वो किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। पूछ भी लिया जा सकता है कि माइक्रोग्राफिया किसने लिखी थी, तो हमारा जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। इसी के अंदर उन्होंने कोशिका के बारे में क्या किया था, वर्णन किया था।
अब बारी आती है एक और साइंटिस्ट की जिनका नाम था एवी ल्यूवेन ह्यूक। क्या नाम था? एवी ल्यूवेन हुक नाम था। अभी तक तो हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लिया था जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, परंतु ये एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1976 में किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल्स की खोज की थी, और उनका नाम क्या था? एवी ल्यूवेन ह्यूक। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी डिफरेंसेस पूछ लेगा, डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हमारा जवाब रॉबर्ट हुक नहीं होगा, हमारा जवाब होगा एवी ल्यूवेन ह्यूक होगा, याद रहेगा। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट में। एक शब्द आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म आता है। इस शब्द को सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वो थे हमारे पुरकिंजे साहब। कौन थे? पुरकिंजे साहब, ये याद रहेगा। तो यहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट के नाम है जिनको हमको क्या करना है? याद करके रखना है, ठीक। अब बारी आती है हमारी कोशिका सिद्धांत की कि कोशिका सिद्धांत क्या है, या एक और नई चीज आ गई। अब आइए देखते हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे, 2 जीव वैज्ञानिक थे, पहले थे शेल्डन और दूसरे थे स्वान। इन दोनों ने दिया था कोशिका सिद्धांत को। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत को किस सन में दिया था? 1839 में दिया था। अब हमको ये जानना है कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है, तो आइए देखते हैं। कहा गया कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना है। भाई पता है, हम तब से यही पढ़ रहे हैं। तो कोशिका सिद्धांत में शेल्डन एंड स्वान ने क्या कहा कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको किसके बने हैं? कोशिका के बने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो कोशिका अभी प्रेजेंट है, अभी एग्जिस्ट करती है, वो अपनी कहाँ से आई? वो अपनी पुरानी कोशिका से आई है। किससे आई है? अपनी पुरानी कोशिका से आई है। तो इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है, ठीक। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो कोशिका अभी प्रेजेंट है, जो कोशिका अभी जीवित है, वो कोशिका हमको कहाँ से मिली है? उस अपनी पहली कोशिका से मिली है। तो ये जो 2 सेंटेंस हैं वो आपको इसलिए भी दिमाग में बैठा के रखना है क्योंकि कभी कभी ये नहीं पूछ लेगा कि ऐसे डायरेक्ट भी पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा जवाब हो जाता है शेल्डन एंड स्वान। ये तो हमें याद रह जाता है। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो बोलेंगे, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं और बोलते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट था कोशिका सिद्धांत का, तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। अब अगर हम ये जाने, जो हमारा वायरस है, जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो ही नहीं करता, वो एक क्या है? अपवाद है। इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है कि वो क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बेसिकली ऐसे समझा जाता है वायरस को कि वायरस निर्जीव है, जैसे ही उसको कोई जीवित बॉडी मिल जाती है वैसे ही वो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। इसीलिए जो हमारा वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हो गया? यहाँ पे हम जान गए कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। हम ये जान गए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्या कहेंगे? एंटोनिन ल्यूवेन ह्यूक ने की। हम कोशिका सिद्धांत जान गए, हम साइटोलॉजी के बारे में भी जान गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी यूकैरियोटिक और दूसरी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यूकैरियोट क्या है और प्रोकैरियोट क्या है। तो हमने 2 प्रकार के सेल के बारे में सुना है अभी। पहला क्या था? हमारा यूकैरियोटिक, और दूसरा क्या था? हमारा प्रोकैरियोटिक। और यहाँ पे हमें इमेज पे दिख रही है किसकी? एक यूकैरियोटिक सेल की, और दूसरी हमको क्या दिख रही है? प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी कि कोशिका की। एक बार आप इमेज को ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? एक इमेज हमें बहुत ज्यादा विकसित नजर आ रही है, यानी कि इसके अंदर हमें हर चीज दिखाई दे रही है जो हमने पहले कोशिका की इमेज देखी थी, चित्र देखी थी। एक में हमको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत कम दिखाई दे रहा है, यानी कि ज्यादा संरचनाएं नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो है, जो प्रोकैरियोटिक है, उसको भी याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे। प्रो से याद रखो पुराना। प्रो से हम क्या याद रखेंगे? पुराना याद रखेंगे, ठीक। और हम क्या बोलेंगे? पुराना। प्रो मतलब क्या हो गया? पुराना।
और यू मतलब क्या हो गया, नया। यानी कि जो हमारी पुरानी कोशिका है वो क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक, और जो हमारी नई हो गई, विकसित हो गई कोशिकाएं वो किस में आएंगी, यूकैरियोटिक में आएंगी। अब आइए देखते हैं, एक बार तो हमको जो अंतर था वो इस इमेज से यानी कि चित्र से पता चल गया है, पर अब हमको अंतर और भी अच्छे से जानना है। तो पुरानी कोशिका से मेरा मतलब कहने का यह था कि अगर हम इस कोशिका को देखें तो बीच में हमारा क्या होना चाहिए था, केंद्र होना चाहिए था, जो कि हमें केंद्र यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब हमें पुरानी कोशिका में केंद्र क्लियर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो केंद्र के चारों तरफ की झिल्ली है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गायब है। यानी कि जितनी भी आनुवांशिक सामग्रियां जो केंद्र के अंदर होती हैं वो क्या है, यहाँ पे ऐसे फैली हुई हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि हम किसी को भी ना अगर डिफरेंशिएट करना चाहे तो यहाँ पे आसानी से नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, वो क्या होती हैं, कम विकसित होती है, वो अच्छे से विकसित नहीं होती। पर आप अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक को देखो तो वो कैसी है, आपको विकसित दिखाई देंगी। कैसी दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको जो केंद्र दिख रहा है उसके चारों तरफ आपको आवरण दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग जो कोशिका अंगक है वो सब नजर आ रहे होंगे, पर यहाँ प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है। तो अब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या, प्रोकैरियोटिक, फिर हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक। अब क्या पढ़े, सबसे पहले आ गए हम किस पे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं पे आगे, किस पे आगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आइए देखते हैं लिखा क्या है। पुरानी और अपूर्ण कोशिका क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक। कम और विकसित केंद्रक बिना आवरणिक झिल्ली के कौन हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये 2 पॉइंट मैंने किससे भी क्लियर करा दिया था, इमेज से। और आपको फिर से एक बार याद दिलाने के लिए बता देती हूँ कि हमको कैसे याद रखना है, PRO मतलब प्रो यानी कि याद कर लो पुराना, ठीक। तो क्या जानोगे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो वो कैसी होंगी, पुरानी कोशिकाएं। पुरानी को हम और अच्छे से समझ लेंगे तो हम कह देंगे कि ये कैसी कोशिका है, कम विकसित कोशिका है। कम विकसित क्यों है, क्योंकि ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई, वो अपूर्ण रह गई। और क्या हो गया, इसके अंदर के जो केंद्र थे वो कम विकसित थे। इन केंद्र के चारों तरफ की जो झिल्ली होनी चाहिए थी, जो आवरण होना चाहिए था, वो भी नहीं था। तो ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बारी आती है किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की। किसकी बारी आती है, यूकैरियोटिक कोशिका की। तो जस्ट उसका अपोजिट, कि अगर कोशिका क्या है हमारी, विकसित है, वेल डेवलप्ड है, तो वो कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक। विकसित केंद्र होंगे, आवरणिक झिल्ली के साथ होंगी। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घिरा होगा, झिल्ली होगा, और जो पूरी कोशिका विकसित होगी, हर एक ऑर्गेनेल को आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, वैसी कोशिकाएं किस में आएंगी, हमारे यूकैरियोटिक में। किस में आएंगी, यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पे डिफरेंस खत्म होता है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। अब बारी आती है कोशिका के आकार की और माप की, यानी कि सेल शेप एंड सेल साइज की। तो आइए देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हम बोलेंगे तांत्रिका तंत्र, यानी कि नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन, ठीक। आगे बात करें, अगर शाखा युक्त की बात करते हैं, किसकी, शाखा युक्त की बात करते हैं, ब्रांच्ड सेल की। किसकी बात करें, अगर ऐसी कोशिका जो कैसा है, ब्रांच्ड हो, तो हम क्या कहेंगे, वर्णक कोशिका, यानी कि पिगमेंट सेल्स, ठीक। अगर हम कहें कि अब ऐसी कोशिका जाननी है जिसका शेप कैसा हो, मंडलाकार हो, यानी कि डिस्क्वाइडल हो, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारी आरबीसी कुछ ऐसे ही होती है ना, ऐसी लंबी सी डिस्क के शेप की। तो डिस्क के शेप की कोशिका की अगर हम बात करते तो हमारा जवाब क्या होगा, आरबीसी होगा, ठीक। अगर स्पिंडल के शेप की, यानी कि धुरा के आकार की बात करते हैं, तो जितनी भी हमारी मांसपेशीय कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं। कैसी है, स्पिंडल शेप्ड हैं। आगे बढ़े, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो आपको याद करके रखने हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी कि ऑस्ट्रिच के एग की। अगर ऑस्ट्रिच के एग
जिस सेल से बनी है वह कोशिका कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। अगर हम जंतु कोशिका में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो क्या होगा हमारा जवाब? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सेल होगा। आगे देखते हैं, अगर हम पादप कोशिका की बात करते हैं सबसे लंबी की, पादप कोशिका में लंबी कोशिका क्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हेम्प फाइबर होगा। क्या जवाब होगा? हेम्प फाइबर। और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, यहाँ हमने सबसे ऊपर सबसे बड़ी पढ़ ली, तो सबसे नीचे क्या पढ़ेंगे? सबसे छोटी कोशिका, तो हम कहेंगे पीपीएलओज यानी कि माइकोप्लाज्मा। तो ये फैक्ट याद रखेंगे हम सब। आगे बढ़ते हैं, अब हमको जानना है कोशिका की पूरी संरचना के बारे में एक एक करके। यहाँ तक हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली, सेल का शेप साइज स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कुछ फैक्ट्स जान लिए और भी क्या कोशिका सिद्धांत जान लिया, पर अब क्या पढ़ना है? हमें कोशिका के अंगक के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कोशिका अंगक के बारे में पढ़ने के लिए। तो हमारा जो कोशिका अंगक है जिनको हमको एक एक करके पढ़ना है, तो ये 3 चीज के अंदर हम पढ़ लेंगे। किसमें? इन 3 चीजों में। तो कहा गया कि जो कोशिका है, कोशिका 3 मूलभूत घटक से बने हैं। कितने? 3 मूलभूत घटक। पहला क्या था हमारा? सेल कोट यानी कोशिका कोट, जिसके अंदर हमारा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली आएगा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच वाला हमारा क्या था? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कोशिका कोट यानी कि सेल कोट को जानते हैं। पर उससे पहले, कोशिका कोट पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि जितने भी हम कोशिका अंगक पढ़ेंगे उनके चारों तरफ कुछ आवरण यानी कि झिल्ली से घिरे होते हैं। तो कभी कभी जब पूछ भी लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन का है, कितनी झिल्लियों का बना है, तो अगर हमें ये पता नहीं होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका 2 झिल्ली का बना है, तो हम जवाब कैसे देंगे? तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मतलब सारे अंगकों को अलग अलग बांट दिया, यानी कि एकल झिल्ली वालों को बता दिया एक साथ, दोहरी झिल्ली वालों को बता दिया, और जो बिना झिल्ली के हैं उनको भी बता देते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एकल झिल्ली यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन। तो कौन कौन से ऐसे कोशिका अंगक हैं जो किस में आते हैं? एकल झिल्ली में आते हैं। तो पहला अंतर्द्रवी जालिका, वो कितनी झिल्लियों से घिरा होता है? तो हम कहेंगे 1 से। हमारा गोल्जी कायक के चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है? तो हम बोलेंगे 1। हमारे लयन कायक के चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है? तो हम बोलेंगे 1। पेरोक्सिसोम, तो हम बोलेंगे 1। यानी कि ये जितने भी अंगक हैं इनके चारों तरफ कितनी झिल्लियों से घिरे होते हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा? 1 होगा। अब बारी आती है दोहरी झिल्ली से घिरे हुए अंगक की। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, लवक यानी कि प्लास्टिड्स, तो ये दोनों जो है वो दोहरी झिल्ली से यानी कि 2 झिल्लियों से घिरे होते हैं। और हमारी रसधानी और कणिकाएं जो होती हैं वो कितनी झिल्लियों से घिरी होती हैं? किसी भी झिल्ली से घिरी नहीं होती है, ये गैर झिल्ली यानी कि नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। आगे देखिए हम, अब यहाँ से चालू होता है हमारा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। जो हम 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, सेल कोट, उसमें का है ये हमारा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, एक बार उनको हमको क्या करना है? रिवाइज करना है। तो आइए एक बार वर्बली एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में सारी चीजें क्या हो जाए? बैठ जाए। तो सबसे पहले अगर हमने कोशिका विज्ञान के इतिहास की बात की थी, तो हमने इतिहास में क्या पढ़ा था? हमने इतिहास में जाना कि हमारे जो भी शरीर, संसार में पाए जाने वाले शरीर हैं वो कोशिका के बने हैं। हमने जाना कि साइटोलॉजी क्या है, कोशिका के संरचना और क्रिया के अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में होती है उस शाखा का नाम हमने साइटोलॉजी रख दिया। फिर हमने जाना कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमारा जवाब क्या था? रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अब दोबारा हमने जाना कि एक और साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवेनह्यूक, जिसने उन्हें किसकी खोज की थी? जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर एक शब्द आता है प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो हमारा जवाब होगा पुरकिंजे जी ने दिया था। आगे हमने जाना था कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है और कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? तो हमारा आंसर होगा कोशिका सिद्धांत को दो जीव वैज्ञानिक थे, शेल्डन एंड श्वान, जिन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। दूसरा हमको जानना है कि कोशिका सिद्धांत में होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो किसके बने हैं? कोशिका के बने हैं। दूसरा उसने क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा कि जो कोशिका होती है, जो पाई जाने वाली प्रेजेंट कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं किससे बनी है? हमारी पुरानी कोशिकाओं से बनी है। ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। फिर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जाने, फिर हम सेल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर और कुछ फैक्ट्स जान गए। अब हमको क्या जानना था? कोशिका अंगक जानना था। क्या जानना था? कोशिका अंगक। तो सबसे पहले अब हमको क्या जानना है कोशिका अंगक में? सबसे पहले हमको जानना है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। परंतु आज की क्लास के लिए इतने सारे फैक्ट्स जानना, इतनी सारी चीजें जानना बहुत हो चुकी है। अब यहाँ से हम कहाँ पढ़ेंगे? हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि आगे जब हम कहाँ से चालू करने वाले? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। और अब तक हमने जो भी रिवीजन किया है, जो भी पढ़ा है, वो सब पढ़ के आना है। सो थैंक यू।